मैंने गुफ्तगू का सिलसिला वहीं मुनक़ता कर दिया। सुल्तान शाह के हांगकांग रवाना होने से पहले ही मुल्क में काफ़ी से ज़्यादा सियासी हलचल मौजूद थी, लेकिन मुझे कभी भी सियासत से दिलचस्पी नहीं रही थी। वीरन ने मुझे मुकाव में सियासी तब्दीली की खबर दी तो मैंने उसे एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा दिया था, लेकिन अव्वल खान का अंदाज़ बयान ही मुख्तलिफ था। अगर आने वालों की कारकर्दगी के लिए जाने वालों की जाओ बेजा बेकुनी और मुखालफत ही मायार बना ली गई थी, तो मुल्की और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी एक खेल बना लिया गया था। गंदी सियासत का जहर बहुत तेजी के साथ कौम के रगों में उतारा जा रहा था। इस दौड़ में कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता था। फर्जी आदादो शुमार, झूठी खबरों और बेसरोपा इल्जामात की चटपटी कहानियां सुना सुना कर कमोबेश सारे ही सियासतदान कौम के ज़हनों को तबाह कर रहे थे। उस माहौल में अव्वल खान और उस जैसे दूसरे फर्ज शनाज खादमों का दम गनीमत था, जो आने जाने वालों की बाहमी नफरतों से बेनियाज होकर अपने मिशन में खोए रहते थे। STF में जफर भी हमारे साथ ताउन करता रहा था और हमें उससे कभी कोई शिकायत पैदा नहीं हुई थी, लेकिन अव्वल खान के साथ अंदरूने सिंध के घने जंगलात और सक्खर के करीब दरियाए सिंध में मुहिम्मात सर करते हुए कुछ ऐसी ज़हनी हम आहंगी पैदा हो गई थी जो जफर के साथ मफकूद थी। इस वजह से अव्वल खान की वापसी की मुझे खुशी थी। गजाला और सुल्तान शाह के जज्बात में मुख्तलिफ नहीं थे। उन अहम कामों से फारिग होकर मैं रवानगी के इंतजामात पर तवज्जो दी तो चंद फ़ोन कॉल्स के बाद ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि हांगकांग से जल्द अज जल्द बाहर निकलने के लिए कैथी से बेहतरीन एयरलाइन कोई और नहीं थी। शायद हांगकांग ही नहीं बल्कि दुनिया के हर मुल्क से फौरी रवानगी के लिए शायद उसी मुल्क की एयरलाइन बेहतर रहती है, जो परवाज़ों की कसरत की वजह से किसी न किसी जगह से मंजिल मकसूद तक पहुंचने का बंदोबस्त कर देती है। हांगकांग से कैथी की परवाज़ 3 बजे बैंकॉक के लिए रवाना होने वाली थी। वहां से 7 बजे PIA पर कराची के लिए नशिस्तें दस्तयाब थी। इस तरह हम कराची के वक्त के मुताबिक 9 बजे के लगभग वहां पहुंच सकते थे। मैंने फ़ोन पर ही 2 नशिस्तें मखसूस करा के तीसरी सीट रोकने की दरख्वास्त की और फौरन ही सुल्तान शाह को रवाना कर दिया, क्योंकि हम दोनों तो कराची से ही वापसी के टिकट लेकर आए थे, लेकिन गजाला के लिए वापसी का टिकट खरीदना था और टिकट नंबर के बगैर सीट बुक नहीं करवाई जा सकती थी। सुल्तान शाह के चले जाने के बाद मैंने इंटरकॉम पर रूम सर्विस के अमले को कोई तेज और उम्दा बियर लाने की हदायत की, तो सुपरवाइजर ने मुझे बताया कि कमरे में रखे हुए मिनी बार में वो पूरी अक़साम मौजूद होंगी जो रूम सर्विस कमरे में मुहैया कर सकती थी। दीगर अक़साम के लिए होटल के बार में जाना जरूरी था। पहली एक बस्ता बोतल खत्म करके मैंने मिनी बार से संगताओ की दूसरी बोतल निकाली ही थी कि अचानक फोन बज उठा। गजाला ने रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ की बात सुनने पर उसके चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार हो गए। फिर उसने अपने मुखातिब को लाइन होल्ड ऑन कराने की हदायत की। माउथ पीस पर हाथ रखकर मुझे बताया कि चुसीन लाइन पर था, क्योंकि डॉन फौरी तौर पर मुझसे बात करने का ख्वाहा था। डॉन और हुसैन या चुसीन के नाम सुनते ही मेरा माथा ठिनक गया, क्योंकि हम लोगों को मुकाव से वापस आए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी। उससे पहले डॉन हमसे मिलकर गया था। फिर उन 2 घंटों में ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी कि उसे फोन पर हमसे रब्ता करने की जरूरत पेश आ गई थी। दूसरी आम बात यह थी कि हमने डॉन या सारा को हांगकांग में अपनी जाए कायम के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बताया था। सच बात तो ये थी कि एयरपोर्ट की इमारत के एक दूर उफ्तादा हिस्से से बाहर निकलने के बाद ही मुझे हांगकांग के ओमनी होटल का ख्याल आया था, लेकिन डॉन हैरतनाक तौर पर हमारे उस ठिकाने से वाकिफ हो चुका था। मेरा जहन बहुत तेजी के साथ उन सवालात पर सोचने में मसरूफ था, लेकिन मैंने गजाला के हाथ से रिसीवर लेने में लम्हा भर की भी ताखिर नहीं की। उस वक्त तक दूसरी तरफ हुसैन लाइन पर मौजूद था। मेरे हेलो के जवाब में उसने गर्मजोशी के साथ मेरी मजाज पुरसी की। फिर मुझे बताया कि डॉन मुझसे बात करनी चाह रहा था। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने हमारे होटल का सुराग कैसे लगा लिया? वास्तव वो बोला, ये डॉन के अपने इंतजामात होते हैं। उसने मुझे होटल का नाम और कमरा नंबर देकर तुमसे बात कराने को हुक्म दिया था। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। रिसीवर पर रखत अंगेज चीनी मौसीकी शुरू हो गई। फिर चंद सानियों बाद डॉन लाइन पर आ गया। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा सफर हल्का फुल्का और खुशगवार होगा, उसने ताई तलब लहजे में कहा। हाँ डॉन, मैंने ममनूनियत से लबरेज लहजे में कहा, हम जिंदगी भर तुम्हारी मेहमान नवाजी को नहीं बुला सकेंगे। इस वक्त तुमने मुझे कैसे याद किया? ये बताओ कि तुम्हारी वापसी का क्या प्रोग्राम है? डॉन ने मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर पूछा। कल कुछ सोचेंगे। आज शाम तो कोलोन के बाजारों में गुजारने का इरादा है। मैंने अपनी छठी हिस्स के जेर असर झूठ बोलते हुए कहा। मुझे यक बयक दाल में कुछ काला नजर आने लगा था। 2-4 दिन के लिए हांगकांग बहुत अच्छी जगह है, डॉन कह रहा था। तुम परसों शाम तक वहीं रुके रहो। बोरियत महसूस हो तो मकाऊ लौटाओ। परसों के बाद तुम जब चाहो वापस जा सकते हो। परसों क्या, मैं 1 हफ्ते तक भी रुक सकता हूँ? मैंने धड़कते हुए दिल के साथ मकाराना सादतमंदी का मुजाहरा करते हुए कहा। लेकिन मेरे रोकने की जरूरत क्यों पेश आ गई? क्या तुम्हारी हवेली में फिर कोई दावत होने वाली है? मुतवफ़ी नेशिकाओ एक बहुत बड़ी फर्म में डायरेक्टर के ओहदे पर फायज था। डॉन की जुबान से नेशिकाओ का जिक्र सुनते मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। वो यकीनन कोई खतरनाक मामला था, क्योंकि डॉन ने चालाकी के साथ माफिया का जिक्र
गोल करके निशिकाओ की फर्म का किस्सा शुरू कर दिया था। वो कह रहा था, तुम्हारी रवानगी के बाद इटली से निशिकाओ की फर्म के सरबराह का फोन आया था। वो अपने साथी की मौत पर बहुत परेशान था और अपने तौर पर उस कत्ल की तफ्तीश करानी चाहता था। वो फौरी तौर पर एक 2 नफरी जमात मकाओ भेज रहा है। बातों बातों में तुम्हारा और तुम्हारी शादी का जिक्र भी आया था। उसने ख्वाहिश जाहिर की कि उसके आदमियों की तुमसे जरूर मुलाकात करवाई जाए और मैंने उससे वादा कर लिया वो लोग कल या ज्यादा से ज्यादा परसों तक यहाँ पहुंच जाएंगे। उनसे मुलाकात के बाद मैं खुद तुम्हारी जल्द अज जल्द वापसी का बंदोबस्त करवा दूंगा। मैंने अंदाजा लगाया कि डॉन ने सिर्फ माफिया का जिक्र गोल किया था। उसकी बकिया कहानी सदाकत पर मबनी थी। अगर माफिया के डॉन ने मेरे बारे में कोई जहर अफशानी करके अपने कवि शुबहात का इजहार किया होता तो डॉन मुझे टेलीफोन करने के बजाय फौरी तौर पर अपने शिकारी मेरी तरफ दौड़ा देता, जो हमें बेबस करके मकाओ ले जाते। उसकी फोन कॉल उस अमर की खुमाज थी कि इटली में बैठे हुए डॉन को मेरी नियत पर शुबा हो चुका था। लेकिन डॉन मेरे असल किरदार के बारे में बदसूर लाइल्म था। ये मेरे लिए एक एजाज होगा। मैंने खंदा पेशानी के साथ कहा, मैं तुमसे इजाजत लिए बगैर कोलोन के इस होटल को खैरबाद नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे इस अमर पर हैरत जरूर है कि तुमको मेरे होटल का कैसे पता चल गया। मैंने कदरे तवक्कुफ के बाद डॉन से वो टेढ़ा सवाल कर ही डाला। रिसीवर पर डॉन की तकब्बुर अमेज और बुलंद आहंग हंसी गूंजी, फिर उसकी आवाज उभरी। डॉन अपने दोस्तों को कभी भी हालात के रहमो करम पर बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। तुम्हारी देखभाल और तुम्हें हांग कांग के ठग्गों से बचाए रखने के लिए मेरे आदमियों ने उसी वक्त तुम्हारी देखभाल शुरू कर दी थी जब तुमने एयरपोर्ट के हमारे से बाहर कदम रखा था। दरहकीकत तुम्हें होटल पहुंचाने वाला टैक्सी ड्राइवर भी मेरे नमक ख्वारों में से था। तुम्हारे चेक इन होते ही उसने तुम्हारे कमरों के नंबर और होटल के नाम से मेरे अमले को आगाह कर दिया था। तुम वाकई बहुत अजीम हो डॉन, और अपने दोस्तों के तवक्कात से बढ़कर खबरगिरी करते हो। डॉन ने मुझे जो कुछ बताया उसकी रोशनी में मैंने उसे पूरी तरह मुतमिन कर दिया और डॉन ने हम तीनों के लिए नेक उम्मीदों का इजहार करते हुए फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। क्या मसला था? मेरे फारिग होते ही गजाला ने बेताबी के साथ सवाल जड़ दिया। इटली में माफिया के बड़ों को मालूम हो गया कि निशिकाओ के कत्ल के वक्त मैं भी डॉन की तकरीब में शरीक था और अब उसके आदमी मेरी मजाज पुरसी के लिए मकाओ आ रहे हैं। मेरे यकतरफा मुकालमात गजाला के लिए नाकाफी साबित हुए थे और उस नए किस्से की पूरी तफसील नहीं समझ सकी थी, लेकिन 2-4 सवालों के जवाबात मिलने पर वो भी परेशान नजर न लगी। हमें फौरन यहाँ से भाग निकलना चाहिए, उसने खौफजदा लहजे में तजवीज़ पेश की। मैंने इसी वजह से डॉन को अपने असल प्रोग्राम की हवा नहीं लगने थी। हमारी पूरी कोशिश होगी कि 3 बजे की परवाज से यहाँ से निकल जाएं। इस मरतबा हम उनके हत्थे चढ़ गए तो शी और माफिया वाले टेनिस की गेंद की तरह मार मार कर हमारा भरकस निकाल देंगे। लेकिन इस राह में एक बहुत बड़ी रुकावट आयल है। वो क्या? मेरा कुर्ब मुयस्सर आने के बाद शायद गजाला अपनी अकल पर जोर देने का अमल मौकूफ कर चुकी थी। डॉन के आदमी मुसलसल हमारी निगरानी कर रहे हैं। मैंने उसे आगाह किया। डॉन ने उस निगरानी को हिफाजत करा दिया, लेकिन डॉन के दिए हुए प्रोग्राम से इनराफ की सूरत में यही मुहाफिज हमारे लहू के प्यासे बन जाएंगे। हम एयरपोर्ट से यहाँ तक लाने वाला ड्राइवर भी उसी का आदमी था। अगर वो तादाद में कई हैं तो सुल्तान शाह का पीछा भी किया गया होगा। इन्हें कैथी पैसिफिक के दफ्तर से मालूम हो जाएगा कि हमने आज दोपहर की परवाज से 3 नशिस्तें बुक करवाई हैं। वक्त कम है और काम खासा कठिन। मैंने अपनी रेस्ट वॉच पर निगाह डालते हुए कहा, मुझे फौरी तौर पर जायजा लेना होगा कि इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है। तुम अकेले बाहर न जाओ। मुझे उठता देखकर गजाला ने इस्तरारी अंदाज में कहा, सुल्तान शाह लौट आए तो उसे भी साथ ले लेना। इस तरह तुम लोग अलग अलग रहकर एक दूसरे की खबरगिरी तो कर सकोगे। फिलहाल मेरा लड़ने भिड़ने का इरादा नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी पहली कोशिश यही होगी कि सीधी उंगलियों से घी निकल आए। इसमें नाकामी हुई तो दूसरे इम्कानात पर भी गौर कर लिया जाएगा। कम अज कम मुझे इतना तो बता दो कि तुम्हारा इरादा क्या है। उसने मेरी खुशामद की। नीचे उतरने के बाद ही अंदाजा हो सकेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी वापसी तक तुम कमरे में महदूद रहना और सुल्तान शाह के अलावा किसी और के लिए कमरे का दरवाजा हरगिज न खोलना। मैं 7वीं मंजिल से लिफ्ट के जरिए होटल की शॉपिंग आर्केड में उतरा और मुतात रहकर आर्केड का पूरा चक्कर लगा लिया, लेकिन वहां किसी ऐसे आदमी की शिनाख्त में कामयाब नहीं हो सका जिस पर मेरी निगरानी करने का शुबा किया जा सकता हो। मैं दोबारा लिफ्ट में सवार होकर निचली मंजिल पर उतरा तो दरवाजे के करीब ही मुझे उस टैक्सी ड्राइवर की झलक नजर आई जो हमें एयरपोर्ट से होटल तक लाया था, लेकिन वो मुझे देखते ही शफाफ शीशों के पीछे से कहीं रपोश हो गया। उसे देख लेने के बाद मैं इत्मीनान से इस्तकबाल के काउंटर की तरफ बढ़ गया। मैंने वहीं खड़े खड़े चंद तफरीही किताबचों का सरसरी सा मुतालिया किया, फिर सिगरेट सुलगाता हुआ नकासी के रास्ते की तरफ बढ़ गया। होटल के बरामदे से जरा पहले चमकती हुई सुर्ख टैक्सियों की कितार मौजूद थी। मेरे बाहर निकलती अगली टैक्सी तेजी से हरकत में आई और मेरे करीब आकर रुकी। ड्राइवर ने मेरे पास पहुंचते ही टैक्सी का अकबी दरवाजा खोल दिया। मैंने ड्राइविंग सीट का जायजा लिया तो वहां मेरा शनासा चेहरा विराजमान था। सिर्फ इतना था कि उसने अपनी आंखों पर तारीख और बड़े साइज की ऐनक चढ़ा ली थी। मैंने उसे पहचान लेने के बाद किसी रद्द-ए-अमल का मुजाहिरा नहीं किया और पिछली सीट में धंस गया। उसने मीटर ऑन करते ही बड़ी आहिस्तगी के साथ कार आगे बढ़ा दी। कहाँ जाना है? उसने सड़क पर निकलने से पहले खुश्क और सपाट लहजे में पूछा। किसी ऐसी जगह जहां तुम तारीख शीशों की ऐनक उतार कर मुझसे बात कर सको। उसने बुरी तरह चौंक कर मेरी तरफ गर्दन घुमाई। सीधा होते हुए बोला, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा।
मैं अभी अभी डॉन से बात करने के बाद तुम्हारी तलाश में नीचे आया था। देखो मिस्टर, वह हड़बड़ा कर बोला, मुझे बताओ कि तुम्हें कहाँ जाना है। मैं किसी डॉन शान को नहीं जानता। दूसरे मुसाफिरों की तरह तुम भी मेरे लिए बिल्कुल अजनबी हो। हम लोग अजनबियों से बेतकल्लुफ होना पसंद नहीं करते। डॉन मुझे बता चुका है कि उसने तुम्हें हमारी हिफाजत और निगरानी पर ममूर किया है। तुम इनकार नहीं कर सकते कि एयरपोर्ट से तुम हमें होटल तक लाए थे। वक्त बर्बाद मत करो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। उसने चश्मा उतार कर विंडशील्ड पर लगे हुए अकबनुमा आईने पर कदर तिरछी होकर नजर जमा दी और उसमें मेरी तरफ देखते हुए बोला, डॉन ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है तो मेरा इनकार बेसूत है। हमें किधर जाना है? किसी वीरान और दूर उफ्तादा मकाम की तरफ निकल चलो, मैंने कहा। फिर चौंकने की अदाकारी करते हुए सवाल किया, हाँ तो ये तो बताओ तुम्हारे साथ और कितने लोग हैं? डॉन ने तुम्हें ये नहीं बताया? मेरे सवाल पर उसका लहजा इस्तबा अमेज हो गया। अहमक मत बनो, मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। इस वक्त इस सवाल की कोई जरूरत नहीं थी। मेरी बीवी अभी भी उस कमरे में मौजूद है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि उसे भी मेरी तरह तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या वो बिल्कुल अकेली रह गई है। अकबनुमा आईने में हमारी निगाहें चार हुई। पपगौर मेरे चेहरे का जायजा ले रहा था, जैसे मेरी बात का वजन तोल रहा हो। फिर एक गहरा सांस लेकर बोला, तुम उसे इतना ही गैर महफूज समझ रहे हो तो फिर उसे भी अपने साथ ले लो। इस वक्त मैं अकेला ही हूँ, लेकिन जरूरत पड़ने पर 10 मिनट में 4 आदमी भी मुहैया कर सकता हूँ। फिर मजबूरी है। मैंने शाने उचका कर कहा, तुम चलते रहो क्योंकि तुमसे बात करनी बहुत जरूरी है। उसे इतनी आसानी से जेर नहीं किया जा सकेगा। वो मार्शल आर्ट में खासी महारत रखती है। तुम पहेलियां बुझवा रहे हो। मुझे खुलकर बताओ कि तुम्हें किस किस्म का खतरा दरपेश है। मैं थोड़ी ही देर में उसके सदेबाब का पूरा बंदोबस्त कर लूंगा। ये सुन लो कि हांगकांग वाले हिस्से में तो शायद कहीं कहीं वीरानी नजर आ जाती है। कोलोन में काबिल इस्तेमाल जमीन का हर इंच आबाद और बारोनक मिलेगा। तुम किसी तमहीद का बगैर अपनी बात शुरू कर सकते हो। मुझे उसे जो कुछ मालूम करना था वो मेरे इल्म में आ चुका था। अब मेरी कोशिश सिर्फ इतनी थी कि सुल्तान शाह का वापस लौटने तक मैं उसे उसी तरह उलझाए रहूं कि उसे मेरे बारे में डॉन से बात करने की मोहलत न मिल सके। हांगकांग से हमारी फौरी रवानगी का इंहिसार उसी एक नुक्ते पर था। बात दरअसल यह है कि होटल में हमारा कोई बदख्वाह मुकीम है। डॉन से मेरी बात होने के बाद वो इंटरकॉम पर मुझे 3 बार खुली धमकियां दे चुका है और ऑपरेटर बताने से कासिर है कि हमें होटल के किस कमरे या हिस्से से फोन किया जा रहा है। मैंने सुलझाने के लिए फिलफौर एक कहानी सोचते हुए कहा, मैं इसी सिलसिले में तुम्हारी मदद लेने के ख्याल से नीचे आया था, लेकिन अब यह खौफ सता रहा है। उस बदमाश ने चौथी बार फोन किया तो मेरी बीवी की आवाज सुनकर वो अंदाजा लगा लेगा कि वो कमरे में अकेली है, फिर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकता है। मेरी कथा सुनकर उसके पेशानी पर तफक्कुर अमेज लकीरें नमूदार हो गईं और वो बोला, फिर तो हम दोनों को बाहर निकलने के बजाय उसी कमरे में मौजूद होना चाहिए था। तुम्हारा तीसरा साथी तो थोड़ी देर पहले बाहर चला गया था। अब वो बेचारी वाकई अकेली और बुरी तरह खौफसदा होगी। दरअसल मैं इस मामले में डॉन से मशवरा करना चाह रहा था। मैंने कहा, तुम्हारे कमरे से ही हम उसे फोन भी कर सकते हैं, यहाँ लाइन फौरन ही मिल जाती है। यही तो मैं नहीं चाहता। मैंने कराते हुए कहा, होटल में ऑपरेटर के अलावा और किसी को इल्म नहीं हो सकता कि मेरे लिए डॉन का फोन आया था। मुझे शुबा है कि वो जो कोई भी है उस होटल के ऑपरेटर से मिला हुआ है। हो सकता है कि उन दोनों ने अब मेरी हर कॉल सुनने का बंदोबस्त कर लिया। तुम्हारा शुबा माकूल है। बस सर हिलाते हुए बोला, तो क्या तुम अब कोई पब्लिक फोन इस्तेमाल करने का इरादा रखते हो? तुम्हारे पास से डॉन से राब्ते के लिए कोई लासिल्की ऑपरेटर्स नहीं है? उसने मायूसी से अपना सर हिला दिया। यहाँ फोन की सहूलत इतनी आम और काबिल एतमाद है कि कभी ट्रांसमीटर वगैरह की जरूरत ही पेश नहीं आई। ज्यादा इमरजेंसी हो तो मोबाइल फोन बआसानी किराए पर मिल जाता है। फिर तो सारा मामला चौपट हो गया। मैंने उसे ज्यादा मायूसी का इजहार करते हुए कहा, मेरा ख्याल था कि मैं किसी वीरान मकाम से तुम्हारे ट्रांसमीटर के जरिए डॉन से रब्ता कर सकूंगा। किसी पब्लिक फोन पर गाड़ी रोक लूं। उसने एक तवील चक्कर लगाने के बाद नाथिन रोड के पुरहजूम ट्रैफिक में शामिल होते हुए पुरतफक्कुर लहजे में सवाल किया, मुझे उलझन हो रही है, अब वापस होटल ही चलता हूं। अपनी बीवी को साथ लेने के बाद मैं कोई फैसला करने के काबिल हो सकूंगा। तुम्हें मेरे साथ मेरे कमरे तक जाना होगा, क्योंकि मारधाड़ के तस्वुर ही से मेरा दौरान खून तेज होने लगता है और मैं बेसुध होकर बिस्तर पर गिर जाता हूँ। ब्लड प्रेशर के मरीज की हालत किसी खोखले तने जैसी होती है। उसने मुझसे हमदर्दी करते हुए कहा, तुम्हारा कद काट देखकर बड़े बड़े सुरमाओं को पसीना आ सकता है, लेकिन बुरा वक्त आने पर तुम शायद किसी को एक थप्पड़ मारने के काबिल भी नहीं रहते होगे। ये बेबसी और बदनसीबी के इंतहा है। मैंने कोई तबसरा नहीं किया। उसने नाथन रोड के सिरे पर आखिरी सिग्नल से टैक्सी दाहिनी तरफ घुमाई और दोबारा होटल की तरफ हो लिया। मैंने अपने चेहरे पर नकात तारी करने की कोशिश कर दी ताकि वो मुझे बिल्कुल ही मजहूल और बेजरत समझकर बेचूचरा मेरी फरमाइशों पर अमल करता चला जाए। मैं 2 मिनट में गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। उसने मुझे मुकर्रर मकाम पर उतारने के बाद वो टैक्सी की तार के आखिर में रोकते हुए कहा और इंजन बंद करके फुर्ती से एक तरफ दौड़ता चला गया। वापसी में उसके साथ एक और चीनी चला आ रहा था। उस दौरान में मैं टैक्सी से उतरकर एक तरफ खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसके साथ आने वाले ने टैक्सी की ड्राइविंग सीट संभाल ली और वो खुद मेरे साथ होटल के बरामदे की सीढ़ियां तय करने लगा। तो मुझे छोड़कर कौन सी चाबी लेने गए थे? मैंने हैर से सवाल किया। मैं अपनी टैक्सी की चाबी लेने गया था, वो पार्किंग लॉट में खड़ी हुई है। तो फिर तुम अभी किसकी टैक्सी चला रहे थे? उसके जवाब ने मेरी हैरत में इजाफा कर दिया।
वो खिफत अमेज अंदाज में हंस पड़ा। हांगकांग में टैक्सी की तार में बारी के मुताबिक मुसाफिर उठाती हैं। जो अपनी बारी ना ले उसे मुकर्रर स्टैंड से खाली रुखसत होना पड़ता है। इसलिए मैंने अपनी टैक्सी पार्किंग लॉट में खड़ी कर दी है। तुम बाहर आए तो मैंने सबसे पहले आगे वाली टैक्सी ले ली। कोलोन में चलने वाले सारे ही ड्राइवर मुझे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मैं हर जगह अपना काम निकाल लेता हूँ। वापस आने के बाद मैंने वो टैक्सी मीटर के किराए और $50 के इनाम के साथ उसके असल मालिक को लौटा दिया। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लेने के इरादे से मैं थकान का मुजाहरा करते हुए आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। जब मैं उसके हमरा 7वीं मंजिल पर अपने कमरे में दाखिल हुआ तो सुल्तान शाह वहाँ मौजूद था। कमरे का दरवाजा खोलने से पहले उन दोनों ने टिकट वगैरह छुपा लिए थे, क्योंकि मैंने दस्तक देते हुए अपने मेहमान की मौजूदगी का जिक्र भी कर दिया था। उस टैक्सी ड्राइवर का नाम अल्बर्ट किम था। उसने अमखाना अंदाज में उन दोनों से हाथ मिलाए। मैंने उसे यकबस्ता बेर की पेशकश की, जो उसने बिला तामुल कबूल कर ली। जब मैंने सीन मेगिल के 2 डिब्बे उसके सामने रखे तो उसकी आंखें अर्ज़ फैल गई। तुम तो वक्त जाया करने के मूड में मालूम होते हो। ये मामला बहुत अहम और संगीन है। तुम्हें बाहर चलकर फौरन डॉन से बात करनी चाहिए। उसने कदरे सरपरस्ताना अंदाज में मुझे फटकारा। वक्त जाया नहीं कर रहा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हो सकता है कि दोनों डिब्बे खाली होने तक उस नाबकार की चौथी काल भी आ जाए और तुम उससे बात करके कोई नतीजा अखज़ कर सको। मैं तुम्हारे इस कमरे में मौजूदगी और जहानत से फायदा उठाना चाहता हूँ। मैंने तीसरा डिब्बा अपने लिए खोल लिया। तुम बहुत चालाक आदमी, उसने कहका मारकर सिगरेट सुलगाई, फिर बियर गिलास में अंडेलने लगा। यह क्या चक्कर चल पड़ा है? अल्बर्ट के मसरूफ हो जाने के बाद सुल्तान शाह ने भराई हुई आवाज में और उर्दू में सवाल किया। मालूम होता है अब हम फिर से दलदल में फंसने वाले हैं। रोना बंद करो, अभी तक सब ठीक चाह रहा है। यह डॉन का वाहिद रियाल है जो हमारी निगरानी कर रहा था। इसे बेबस करके हम किसी रोक टोक के बगैर यहाँ से निकल सकते हैं। तुम ये बताओ कि रवानगी का क्या रहा? सब काम बन गया। टिकट मेरी जेब में है, उसने टिकट का तलफ्फुज़ बिगाड़ते हुए कहा। तुम इस जर्द गेंडे को कब और कैसे जेर करने का इरादा रखते हो? गजाला ने पूछा। मैं डिब्बे से बेर का घूंट लेते हुए सोच में पड़ गया। अल्बर्ट किम के फितने से निजात पाने की सहल तरीन सूरत ये थी कि उसे बेहोश करके उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दे और हाथ पैर बांध कर इसी कमरे में किसी कोने खांचे में छोड़ देते। लेकिन उसमें खतरा था कि रूम सर्विस या सिपाही के अमले का कोई फर्द मास्टर की मदद से कमरे में दाखिल होता तो भांडा फूट जाता। अगर वो राज हमारी रवानगी से काफी देर पहले रूनमा होता तो डॉन हमारे लिए दूसरी रुकावटें खड़ी कर सकता था। दूसरी सूरत यह थी कि उसे उस टैक्सी में बेहोश करके कहीं छोड़ दिया जाता, लेकिन वो सूरत हल मखदूज थी। इसलिए मैंने तीसरे इम्कान पर अमल करने का इरादा करते हुए कहा। मुकद्दर ने यावरी की तो ये कांटा भी आसानी से निकल जाएगा। तुम लोग किस जुबान में बातें कर रहे हो? अल्बर्ट ने एक आंख बंद करके मेरी तरफ देखते हुए पूछा। अपनी मादरी जुबान में इन्हें तुम्हारी चालाकी का किस्सा सुना रहा था। दूसरे की टैक्सी लेकर मुझे घेरने का ख्याल किसी आम ड्राइवर के ज़हन में नहीं आ सकता था। मैंने उसे खुश करने की नीयत से कहा। उसने बुजुर्गाना अंदाज में अपने सर को जुम्बिश दी और दोबारा अवेयर की तरफ मुतवज्जा हो गया। हमारा सामान सिर्फ एक मुख्तसर से बैग तक महदूद था। होटल में चेक इन करते हुए हमने दोनों कमरों के किराए के मुसावी रकम पेशगी जमा करवा दी थी। इसलिए एक दिन का किराया काटने के बाद भी इतनी रकम बच जाती जो फोन के बिल और मिनी बार के तसर्रुफ को बआसानी पूरा कर सकती थी। उन हालात में मैंने होटल वालों को कोई इतला दिए बगैर वहां से रवाना होने का फैसला किया था। डॉन फोन भी कर बैठे तो उसे हमारी रवानगी की भनक न मिल सके। पौन घंटे में अल्बर्ट किम मूंगफली के दानों के 2 पैकेट के साथ बीयर के 3 डब्बे खाली कर चुका था। उसकी आंखों से नशा छटकने लगा। तेज पीने की वजह से उसकी आवाज कदरे भारी हो गई थी। मैंने मौका पाते ही रवानगी का ऐलान कर दिया। अल्बर्ट ने मुझे याद दिलाया कि पुरस्कार अजनबी की वकाल नहीं आई थी, जिसका मुझे इंतजार था, लेकिन मैंने ये कहकर कि हम दिन भर उस बेहुदा काल के इंतजार में नहीं बैठे रह सकते, उसे टाल दिया। वो खुद भी डॉन से फौरी मशवरे की अफादियत पर जोर देता रहा था। नीचे जाते हुए मैंने अल्बर्ट से बातों में उसकी टैक्सी का नंबर मालूम कर लिया। फिर यह जानकर मुझे मजीद खुशी हुई कि उसकी टैक्सी होटल के बजाय एक करीबी कमर्शियल पार्किंग लॉट में मौजूद थी। होटल से निकलने के बाद हम चारों लिफ्ट के जरिए उस कमर्शियल पार्किंग की तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो वहां गाड़ियों के हजूम में दूर दूर तक किसी जीव रूह का वजूद नहीं था। उस मसरूफ इलाके में लोग दिन भर के लिए या फिर तवील दुरानिये के लिए ही किराए की जगहों पर गाड़ियां पार्क करते हैं। वहां आमतौर पर सुबह और शाम को भीड़ भाड़ लग जाती है, लेकिन दिन के बकिया हिस्सों में कोई काबिल जिक्र आमदोरफ्त नहीं होती। हम अल्बर्ट की टैक्सी की तरफ जा रहे थे कि निचली मंजिल से एक कार ऊपर आई और तरतीब से खड़ी हुई गाड़ियों के दरमियान रास्ते से गुजरती हुई जगह की तलाश में उस समत में चली गई जिधर अगली मंजिल में दाखिले का कंक्रीट रैंप वाक़ था। उस गाड़ी के इंजन की गूंज मालूम होने पर मैंने अपना दाहिना हाथ जेब में डाल लिया। अल्बर्ट अपनी गाड़ी के कुफल खोल रहा था तो हम तीनों खतरनाक हद तक उससे करीब हो चुके थे। मैंने एक नजर गर्दोपेश का जायजा लिया। मेरी और सुल्तान शाह की निगाहें चार हुई। फिर उसने बहुत मजबूती के साथ अल्बर्ट की गर्दन दबोचकर उसका दाहिना सख्ती से अपनी हथेली से दबा लिया। अल्बर्ट उस नागहानी उस्ताद पर बौखलाकर बुरी तरह तड़पा, लेकिन उसी लम्हे मेरा दाहिना हाथ जेब से बाहर रेंगा
और मैंने बीम गन की नाल उसके बाएं पहलू से लगाकर ट्रैकर दबा दिया। अल्बर्ट के बदन एक शदीद झटका लिया और अचानक बेजान हो गया। टैक्सी की चाबी उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गई थी। वो नहायत खौफनाक सूरत हाल थी, लेकिन हम में से किसी को एक दूसरे को हदायत देने की जरूरत पेश नहीं आई। सुल्तान शाह ने अल्बर्ट की गर्दन छोड़कर उसकी पगलों में हाथ दे दिया था। दूर से देखने पर यही नजर आता था कि उसने किसी कमजोर मरीज को सहारा दिया हुआ है। अल्बर्ट का दूसरा पहलू मैंने सहार लिया। गजाला ने फर्श पर से चाबी उठाकर फुर्ती के साथ टैक्सी की कुशादा डिक्की खोली और हम दोनों अल्बर्ट को उसी तरफ ले गए। जूतों में फंसे हुए उसके बेजान पैर फर्श पर घिसट कर आसेबी सरसराहट पैदा कर रहे थे। अपनी पोजीशन दुरुस्त करके हमने एक झटके से अल्बर्ट की ताजा और नर्म लाश को उठाया और आइसकी के साथ टोयोटा क्राउन की डिक्की में डाल दिया। वो डिक्की इतनी कुशादा थी कि उसमें अल्बर्ट के साथ मजीद कई लाशें समा सकती थी। हमारे फारिग होते गजाला ने तेजी के साथ डिक्की बंद कर दी। उससे पहले ही वो चाबी डिक्की में फेंक चुकी थी। मैंने सुल्तान शाह की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और आंखें फरते खौफ से अपने हलकों से बाहर उबल पड़ रही थी। गजाला भी खाइफ नजर आ रही थी। मैंने उन दोनों को देखते हुए हंसने की कोशिश की तो अपनी आवाज मुझे खुद अजनबी और खोखली महसूस हुई। फिर हम तीनों ही बैक वक्त लिफ्ट की तरफ वापस चलती है। इस मरतबा यह के बाद दीगरे दो गाड़ियों ने हमारा रास्ता काटा और उस मंजिल पर जगह न पाकर ऊपर वाली मंजिल के रास्ते की तरफ बढ़ती चली गई। उनके किसी मुसाफिर को किसी संगीन वारदात का शुबा नहीं हो सका था। अपने तासरात दुरुस्त करो। मौका पाकर मैंने जुबान खोली। तुम दोनों के चेहरे डरावने लग रहे हैं। तुम खुद भी अपनी सूरत से जल्लाद या कातिल नजर आ रहे हो। गजाला ने सपाट और वीरान आवाज में कहा, हमें नीचे जाने से पहले खुद को संभालना चाहिए, वरना हम शुबे में धर लिए जाएंगे।